तो हेलो दोस्तों, हम लोग तीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग तीन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या कौन कौन कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले अगर कहीं भी इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखे ए बटा डी इज नॉट इक्वल टू बी बटा ई इज नॉट इक्वल टू सी बटा एफ, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि उस समीकरण निकाय का मतलब दो समीकरण होता है। कौन कौन समीकरण होता है? देखिए एक अगर समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और दूसरा समीकरण कौन सा हो, ठीक है, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस सी बराबर नहीं, यहाँ पर सी नहीं होगा, क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ पे एफ होगा, एफ बराबर 0। दो समीकरण अगर ये दिया हो, ठीक है ना, तो बतलाना है हम लोग को, ठीक है, कि कौन कौन सा शर्त होता है। देखिए अगर ए बटा डी इज नॉट इक्वल टू बी बटा ई इज नॉट इक्वल टू सी बटा एफ हो तो उस केस में अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। तो जब अद्वितीय हल होता है तो अविरोधी होता है, ठीक है ना। अगर कहीं कहीं प्रतिच्छेदी भी पूछ लिया जाए तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल। चलिए इतना क्लियर है आप लोग को, तो आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है, अगर ए बटा डी बराबर बी बटा ई इज नॉट इक्वल टू सी बटा एफ हो तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो कोई हल नहीं है तो वहां पर विरोधी हो जाता है उस समीकरण निकाय का। उस समीकरण का निकाय क्या होता है, विरोधी। अगर बोला जाए कि कहीं दो समीकरण है, एक ई समीकरण एक ई समीकरण, अब बोला जाए कि समानांतर है, तो अगर समानांतर का बात किया जाएगा तो उस केस में कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग क्लियर है। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर कंडीशन, ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। अगर तीनों का तीनों बराबर हो तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं अनंत हल होगा या फिर क्या होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है ना, या फिर अनेक रूप से अपरिमित हल होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस केस में अगर अनंत हल होता है तो उस केस में समीकरण का निकाय आश्रित होता है। अगर बोला जाए कि दो रेखा संपाती हो, तो जब दो रेखा संपाती होता है ना तो उस केस में अनंत हल होता है या फिर क्या होता है, अनगिनत हल होता है। तो इतना क्लियर है। और यहाँ पर पूछा जाए कि ए बी सी डी ई एफ क्या है, तो देखिए दोस्त यहाँ पे जो है ना, ये जो है पहला समीकरण का कोफिशिएंट है, एक से गुणांक है। बी जो है पहला समीकरण का वाई गुणांक है, सी कांस्टेंट है। ये दूसरा समीकरण है, डी जो है दूसरे समीकरण का कोफिशिएंट है मतलब गुणांक है, और ई है वाई का गुणांक है, और एफ कांस्टेंट है दूसरे समीकरण का, और 0। इतना क्लियर है आप लोग को, तो आशा करते हैं कितना आप लोग समझ गए होंगे। और एक जरूरी बात, ये एनसीईआरटी किताब में या फिर क्या बोलते हैं भारतीय किताब में ऐसे दिया होता है, 3 ठो कंडीशन, 3 ठो शर्त, 3 ठो शर्त होता है, इंग्लिश में कंडीशन बोल सकते हैं। और कहीं कहीं समीकरण इस तरह रहेगा तो इतना लागू होगा, नहीं तो इसको ऐसे भी लिखता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण हो गया। एक लिखता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह भी कॉन्सेप्ट को लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, कोई बात नहीं। तो ऐसे अगर होगा तो इसका कौन सा सूत्र बनेगा, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कौन सा हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है ना। और एक और बात, अगर ई वाला कंडीशन निकला हो तो देखिए कैसे लिखाएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो ई वाला भी सेम कंडीशन है, इसी पे लागू होगा। और तीसरा नंबर कैसा कॉन्सेप्ट होगा, देखिए a1 बटा a2, ठीक है, b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल बराबर c1 बटा क्या होगा, c2। इसमें तीनों का तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो सूत्र सेम है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सूत्र ई वाला है, ठीक है ना, वही सूत्र ई वाला है, आप लोग देख पा रहे हैं। और जो सूत्र ई वाला है वही सूत्र ई वाला है, जो सूत्र ई वाला है वही सूत्र ई वाला है। तो मतलब एक ही सूत्र को अलग अलग रूप दिया गया है, तो आप लोग कोई एक याद रखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग ई वाला याद रखिए, ठीक है ना। अगर आप लोग को मतलब बोर्ड के हिसाब से पढ़ते हैं ना, बोर्ड के हिसाब से और कोई पढ़ता होगा भाई, तो क्योंकि देखिए एनसीईआरटी किताब में एनसीईआरटी की बुक में दिया रहता है, और एसएफ का जो बुक आता है स्टूडेंट साइंस में दिया रहता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए तो कुछ क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए लो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण निकाय इतना का अद्वितीय हल है, तो बताइए अद्वितीय हल क्या होता है। तो अद्वितीय हल होता है तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इस तरह का पूरा नहीं दिया है, मतलब ये 2 को दिया है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। चलिए इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दिया गया जो दो समीकरण है, दिया है ई वाला समीकरण दिया है, एक ई वाला, अब बोल रहा है अनंत हल है। तो अनंत हल होने का क्या शर्त होता है,
या तो ए होता है या तो ई वाला होता है। तो ई वाला जब होता है ना तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यही होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, कहूँ ना प्यार है। तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो कोई हल जिसका नहीं हो तो उसको वहां पर कौन सा सूत्र लगता है, या तो ई लगता है या तो ई लगता है। तो यही वाला आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी फॉर दिल मांगे मोर, ठीक है ना, दिल्ली है दिल वालों की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते। देखिए बोल रहा है कि दो गो रेखा एक दूसरे के निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय होगा और एक बिंदु पर ही काटता है, एक और केवल एक बिंदु पर काटता है अगर प्रतिच्छेद करेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, यदि समीकरण निकाय एक ई वाला है एक ई वाला है, बोल रहा है समानांतर है। जब समानांतर होता है ना तो समानांतर यहाँ पर लिखे थे ना, उसका कौन सा हल होता है, कोई हल नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कोई हल नहीं। तो चलिए अच्छी बात है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोल रहा है दो समीकरण है उसका संपाती हल है। जब संपाती बोलता है ना, संपाती का अनंत हल होता है। तो अनंत हल होने का ये वाला कंडीशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, अनंत हल। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बतला रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना।